हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका अपने चैनल सुशील क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं विषय नागरिक शास्त्र पर, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिक शास्त्र एक परिचय। नागरिक शास्त्र एक परिचय। पे बात करने जा रहे हैं। पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि नागरिक शास्त्र होता क्या है। नागरिक शास्त्र का मतलब क्या है? नागरिक शास्त्र का मतलब है जो एक ऐसा शास्त्र जो नागरिकों के जीवन के लिए, जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण, यानी कि कहने का मतलब उद्देश्यपूर्ण या सुविधाजनक आदर्श नागरिक बनाने के लिए एक ऐसा आदर्श बनाने का जो अध्ययन करता है वो नागरिक शास्त्र कहलाता है। नागरिक शास्त्र की शुरुआत 300 ईसा पूर्व यूनान में हुई थी। लगभग 300 ईसा पूर्व यूनान में हुई थी। यूनान में जो पॉलिटिक्स, जो एक शब्द है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब इसका मतलब है राजनीति। जो राज्य प्लस नीति से मिलकर बना, यानी कि राज्य प्लस नीति, राज्य की नीति, इसका मतलब हुआ राज्य की नीति, राजनीति। पॉलिटिक्स शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। पॉलिटिक्स एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है राजनीति, जो कि ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ है, जो कि पोलिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है नगर राज्यों से होता था। पहले छोटे छोटे राज्य नगर हुआ करते थे, वही राज्य बन जाते थे। तो जिसका अर्थ ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ पोलिश शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा का लिया गया है। पोलिस का अर्थ नगर राज्य होता था। इसका अर्थ क्या होता था? नगर राज्य। नगर। इस शब्द पोलिस शब्द का प्रयोग असैनिक कार्यों के लिए, सारे कार्य जो सैनिक कार्यों को छोड़कर असैनिक कार्य और राज्य के विकास के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, नैतिक कार्यों के लिए, कुएं खुदवाना, जनता की सुविधाओं के लिए सड़कें बनवाना, वो सारे कार्य राज्य के कार्य राजनीति के अंतर्गत आते थे। किंतु दूसरे शब्दों में इसमें एक और विचार ये है कि वो सभी कार्य राजनीति के अंतर्गत आते हैं, वे सभी कार्य राजनीति के अंतर्गत आते हैं जो सत्ता शक्ति से संबंधित है, सत्ता शक्ति से युक्त है। राज्य के राजनीति के अंतर्गत वो सभी कार्य आते हैं जो शक्ति सत्ता से युक्त होते हैं, यानी कि राजनीति के वो भी कार्य सभी आते हैं जो शक्ति और सत्ता, यानी शक्ति सत्ता से युक्त होते हैं। प्रतिस्पर्धा की स्थिति में राज्य में पाई जाने वाली दुर्लभ वस्तुओं पर, दुर्लभ संसाधनों पर, सब पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अपने सभी जो समाज में, राज्य में पाई जाने वाली दुर्लभ वस्तुएं, दुर्लभ संसाधन है, उन पर अपना स्थापित करते हुए
प्रतीत होता है। राज्य का उन सबको राजनीति के अंतर्गत लाते हैं, उन सब कार्यों को जो राज्य के दुर्लभ संसाधन है उनको प्राप्त करने के लिए जिन नीतियों का इस्तेमाल किया जाता है वो सारी नीतियाँ राजनीति के अंतर्गत। पहला स्टेप है, एक तो यूनान से होती है इसकी शुरुआत, यूरोपीय देशों से, यूनान से शुरुआत होती है। यहाँ पर सबसे पहले क्या था, यूरोपीय देशों से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर सबसे पहले क्या था कि 300 ईसा पूर्व, लगभग 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व यहाँ पर जो थे वो सोफिस्ट थे। सोफिस्ट जो थे वो यहाँ पर लोगों को शिक्षाएं दिया करते थे। जैसे भारत में साधु संत हुआ करते थे, वो गांव में आते थे, अपनी भिक्षा मांगते थे और भगवान के विषय में और शिक्षाएं देते थे लोगों को, नैतिक कर्मों की, सद आचरण की, जिनके द्वारा मनुष्य का जीवन एक सही ढंग से व्यवस्थित बनाया जा सके, धार्मिक कहानियों के माध्यम से। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होते थे, सोफिस्ट, इनको क्या कहा जाता था, सोफिस्ट, सोफिस्ट होते थे। इनका कोई लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे सोफिस्ट हुए थे, इनको सोफिस्ट कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर इसके बाद सुकरात का जन्म हुआ। सुकरात एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांव, शहर, कस्बों के ऐसे चौराहों पे खड़े हो जाते थे जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिला करते थे। उनसे वो बातें किया करते थे और मनुष्य के सुख के विषय में बातें किया करते थे। मनुष्य को ऐसे काम करने चाहिए जिनसे उसके सुख ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके, जिससे लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ये सब वो बातों के माध्यम से, इस थ्योरी को डायलॉगिकल थ्योरी कहते हैं। डायलॉग करके बातों के माध्यम से वो दूसरे लोगों को अपनी बातों को समझाया करते थे। ये सोफिस्ट जो होते थे ये पैसे लेके शिक्षा देते थे, इन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य किया था। इनके इस हिसाब से इनके कई फॉलोवर बन गए, बहुत से इनके अनुयायी हो गए। उनमें एक था प्लेटो। प्लेटो इनका एक शिष्य था। प्लेटो ने जब इसके कारण सुकरात को एक बार जो है राजद्रोह के उसमें फांसी दे दी जाती है, जिससे ये बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। प्लेटो बहुत ज्यादा दुखी होने के कारण ये चले जाते हैं घूमने के समय, यूरोप में घूमने के समय, बताया जाता है भारत में भी आए थे, इनके विषय में बात करेंगे। लेकिन फिर प्लेटो आए, ये प्राचीन काल की बात है। इस समय प्राचीन काल के प्राचीन राजनीतिक थे जो उनके विषय में, जो 5वीं शताब्दी तक रही थी, 5वीं शताब्दी तक चला था, 0 से 5वीं शताब्दी तक थे। तो इसके बाद ये थे प्लेटो आए, तो प्लेटो ने इन्हीं सुकरात की शिक्षाओं का वर्णन आगे किया। तो जो मनुष्य के रहने की इस व्यवस्था इन्होंने बताई लोगों को, उस सब को राजनीति के अंतर्गत माना जाता है, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत माना जाता है। इसके बाद इनके शिष्य हुए, वो थे अरस्तु। अरस्तु भी 5वीं शताब्दी तक ही आते हैं, 5वीं शताब्दी। पांचवी शताब्दी तक। अब अरस्तु भी थे यहाँ पर। अरस्तु ने इनके शिष्य प्लेटो ने अरस्तु के घर को पाठक का घर कहा, क्योंकि इन्हें किताबें बहुत पढ़ने का शौक था। तो प्लेटो जो थे इनके गुरु थे अरस्तु के। तो अरस्तु ने अपने समय में जो है कुछ पुस्तकें लिखी थी, उनमें एक पुस्तक जो थी उसको कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने मनुष्य के जीवन यानी कि इसके विषय में, राजनीति के विषय में, पॉलिटिक्स में अरस्तु ने कहा है कि
राजनीति का अर्थ राज्य की नीति है। राज्य की नीति है। राज्य की नीति है। जो राजनीति पॉलिटिक्स में अरस्तु ने कहा है कि राजनीति का अर्थ राज्य की नीति है। राज्य प्लस नीति, ये कहा है राज्य प्लस नीति, यानी राज्य की नीति। इसका कहने का मतलब ये है कि वो सारी संस्थाएं, वो सारे क्रियाकलाप राजनीति के अंतर्गत आते हैं। हम जो मनुष्य समाज में अपनी गतिविधियां करता है, लोगों से मिलता है, बातचीत करता है और संस्थाओं का निर्माण करता है, जिन व्यवहारों को, जिन नियमों को बनाता है, वो सारी राज्य की नीति के अंतर्गत आती है। यानी कि राजनीति का अर्थ राज्य की नीति है। मनुष्य जो अपने जीवन में जिन नियमों को, कानूनों को, संस्थाओं का निर्माण करता है, वो सारी चीजें, जिन क्रियाकलापों को करता है, राजनीति के अंतर्गत आता है। अब प्राचीन काल के जो राजनीतिज्ञ थे, वो समय, पहली बात तो जो समय था वो 5वीं शताब्दी तक था। 5वीं शताब्दी तक। पांचवी शताब्दी तक का समय प्राचीन काल की राजनीति का था। इस समय ज्यादातर लोग मौखिक ज्ञान दिया करते थे, सोफिस्ट थे, मौखिक ज्ञान दिया करते थे, लोगों से बात किया करते थे। और इस काल के जो विचारक हैं उनमें हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। इनमें अरस्तु ही राजनीति के जनक माने जाते हैं। राजनीति के जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार राजनीति का क्रमबद्ध अध्ययन किया और 158 संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद जो नीतियां लिखी हैं वो लिखित में इन्हीं का मिलता है। इन दोनों लोगों का कोई लिखित में वर्णन नहीं मिलता है। इसके पहले भी जो थे वो सोफिस्ट थे। ये शिक्षा देने के लिए पैसे लेते थे, टीचर टाइप के थे, शिक्षा देने के लिए पैसे लेते थे, लेकिन इनकी डायलॉग ज्यादातर बातचीत के माध्यम से ही लोगों को शिक्षाएं दिया करते थे। कोई लिखित में इनका कोई वर्णन नहीं मिलता है। और 158 संविधानों का अध्ययन जो किया था वो अरस्तु ने ही अपने शिष्यों से कराया था। और उनके बाद जो उन्होंने एक सही नियम जो निकाय संविधान बनाया, उनको पॉलिटिक्स के अंदर, जो पॉलिटिक्स नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी, उसके अंदर संग्रहित किया था। तो उसके अनुसार जो राजनीति थी वो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत जीवन, समाज में रह के व्यक्ति राज्य के लिए जो काम करता है, जिन संस्थाओं का निर्माण करता है, जैसे राज्य एक संस्था है, राज्य का निर्माण करता है, जिन जिन संस्थाओं का निर्माण करता है, जिन समूहों का निर्माण करता है, वो सब राजनीति के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं मध्य युग में, मध्यकाल जो था वो 6वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक रहा। ये जो 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी का समय था, मध्यकाल का समय था। इस समय जो है धर्म का बोलबाला था, धर्म का बोलबाला था। यहां पर धर्म
का बोलबाला अधिक रहा था। यहाँ पे वो कुलीन तंत्र था, कुलीन तंत्र था, और वो क्या बोलते हैं उनको, साहू सामंत जैसी प्रथाएं, यहाँ पर सामंतों जैसी प्रथाएं प्रचलित थी इस शासनकाल में। सामंती, सामंत थे, साहूकार थे, साहूकार थे, तो ये लोग उस समय प्रचलित थे मध्यकाल में। इसके बाद आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में, आधुनिक काल ये 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक, यानी आज तक चल रहा है। 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक चल रहा है ये। इसमें मैकियावेली, बूंदा से शुरुआत हुई और बहुत सारे लोग आते हैं। मैकियावेली, बूंदा से आज तक चल रहा है, वो सब बहुत सारे विचारक आते हैं। उन सभी विचारकों का ये 16वीं शताब्दी से आधुनिक काल माना जाता है। इसमें जो है व्यक्ति की सुखों को, हितों को ध्यान में रखा जाता है। धर्म का बोलबाला खत्म होने के बाद 15वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी से जो आज तक का समय है वो एक बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक राजनीति काल में है। अब राजनीति जो है, राजनीति काल में वस्की की है। राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान को कहा जाता है जिसका संबंध राज्य से है और जिसमें राज्य की मूल प्रकृति, विभिन्न रूपों, विकास तथा आधारभूत स्थितियों को समझने और जानने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि राजनीति जो शास्त्र है वो समाज विज्ञान का एक, समाज का ही एक हिस्सा है। जैसा अभी हमने बताया, समाज का ही एक हिस्सा है। समाज को कहा जाता है जिसका संबंध राज्य से है, यानी कि जिसका संबंध जो है राजनीति का वो राज्य से है, यानी राज्य के कार्यों, क्रियाकलाप, विधियों, क्रियाओं से ही उसका संबंध है? और जिसमें राज्य की मूल प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसी है? तानाशाह की है, लोक कल्याण की है, कैसी मूल प्रकृति तथा विभिन्न रूपों, विकास, आधारभूत स्थितियों, विभिन्न जौन और उसके विभिन्न रूप है, उसके इनकम के स्रोत, लोगों के लिए काम करने की स्थिति जो भी है, विकास की स्थिति, आधारभूत स्थितियों को समझने और जानने का प्रयत्न किया जाता है, उसे कहते हैं राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र। आगे देखते हैं, एक और परिभाषा है पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान का वह अंग है। राजनीति शास्त्र जो है वो समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार और शासन सिद्धांतों की विवेचना करता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यानी राजनीति शास्त्र जो है समाज विज्ञान को कहा जाता है, समाज विज्ञान का वह अंग है। राजनीति शास्त्र जो है वो समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार, राज्य की मूल आधार की जो प्रकृति है वो कैसी है और शासन सिद्धांत, उसके शासन के सिद्धांत कैसे हैं, उनकी विवेचना करता है। यानी राजनीति शास्त्र जो है समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार और शासन सिद्धांतों की विवेचना करता है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। राजनीति शास्त्र की कुछ अन्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं।
एरोन एंड वाइल्डबस्की के अनुसार राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान को कहा जाता है जिसका संबंध राज्य से है और उसमें राज्य की मूल प्रकृति, विभिन्न रूपों, विकास तथा आधारभूत स्थितियों को समझने और जानने का प्रयत्न किया जाता है। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार और शासन सिद्धांतों की विवेचना करता है। पिनाक और स्मिथ के अनुसार राजनीति शास्त्र किसी भी समाज में उन सभी शक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनात्मक ढांचों से संबंधित होता है जिन्हें उस समाज में व्यवस्था की स्थापना और साधारण अपने सदस्यों के अन्य सामूहिक कार्यों के संपादन तथा उनके मतभेदों का समाधान करने के लिए सर्वाधिक अंतर्भावी तथा अंतिम माना जाता है। गेटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य कैसा रहा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए का राजनीतिक एवं नैतिक कल्पना है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार राजनीति के शास्त्र का अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों के संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य तथा सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। हेलर के अनुसार राजनीति शास्त्र के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी विषयक मौलिक मान्यताओं से होता है। कैटलिन के अनुसार राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। लासवाल कैपलान के अनुसार अनुभविक खोज के रूप में राजनीति शास्त्र शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य तथा उसके विकास के लिए अन्य अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। डीकॉक के अनुसार राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। सीले के अनुसार राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीवन शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान का, ऊंचाई का करता है। फोक्स के अनुसार जो बात नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं हो सकती है। चार्ल्स बियर्ड के अनुसार अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है। ब्राइस के अनुसार राजनीति शास्त्र इतिहास एवं वर्तमान का मध्यस्थ है। उसने एक सी सामग्री ली है और उसका प्रयोग उसे दूसरे में करना है। विलोबी के अनुसार इतिहास नागरिक शास्त्र की तीसरी दशा दर्शाता है। प्रोफेसर कैटलिन के अनुसार राजनीति और समाजशास्त्र दोनों अखंड हैं और वास्तव में एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। डॉक्टर गार्नर के अनुसार हम दूसरे सहायक विज्ञानों का यथावत ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीति शास्त्र एवं राज्य का पूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं होता है जिस प्रकार गणित के बिना यंत्र विज्ञान और रसायन विज्ञान के बिना जीव विज्ञान का यथावत ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। मैटलैंड के अनुसार जब मैं ऐसे परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ जिसका शीर्षक राजनीति विज्ञान अथवा राजनीति शास्त्र होता है तो मुझे प्रश्न पर नहीं शीर्षक पर अफसोस होता है। बर्कले के अनुसार ज्ञान को वर्तमान स्थिति में राजनीतिक एक विज्ञान होना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। आइवर ब्राउन के अनुसार राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के मध्य क्षेत्र का अंतर है, गुण का नहीं। क्रेननबर्ग के अनुसार समाज शास्त्र में विभिन्न वर्गों और संघों का विवेचन होता है जबकि राजनीति शास्त्र में एक विशेष संघ अर्थात राज्य का विवेचन होता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, राजनीति शास्त्र राज्य अथवा समाज का विज्ञान है। प्रोफेसर गिडिंग्स के अनुसार उन लोगों को राज्य सिद्धांत सिखाना जिन्होंने समाज शास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों का भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वैसा ही है जैसा उन लोगों को ज्योतिष या
थर्मोडायनामिक्स की शिक्षा देना जिन्हें न्यूटन की गति सिद्धांत का ज्ञान न हो।